Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, एक लंबे समय अंतराल के बाद आप सभी का फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स यानी कि गणितीय औजार। टूल्स या औजार से अपना मतलब होता है मैथमेटिक्स के वो टॉपिक या वो फॉर्मूले जिनका यूज हम फिजिक्स में किया करते हैं ना, उनको हम बोला करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। तो यूँ तो बहुत सारे फॉर्मूले हुआ करते हैं मैथमेटिक्स के जिनको हम फिजिक्स में यूज करते रहते हैं, लेकिन 11th क्लास के बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आज तक आपने मैथमेटिक्स में पढ़े नहीं हैं और जिनका हम यूज करने वाले होते हैं फिजिक्स में। और वो दो टॉपिक अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो है अवकलन और समाकलन, है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम केवल डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समाकलन को पढ़ने वाले हैं। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना, लेकिन 12th क्लास के बायो वाले जो बच्चे हैं उनको अभी तक ये चीज़ें पढ़ने को नहीं मिली हैं और ना ही उनको पढ़ाई जाती मैथमेटिकल टॉपिक है। इसलिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, अवकलन और समाकलन। और क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि मैं उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ जिसका हम कई बार यूज करते हैं फिजिक्स में, और ये तो वो टॉपिक है जिनका हम लगभग हर चैप्टर में यूज करते हैं और कई बार इनका प्रयोग किया जाता है। तो अवकलन और समाकलन आपके लिए दो ऐसे टॉपिक हैं जो हमें क्लियर कैसे भी करके करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना अवकलन या समाकलन के हमारी बहुत सारी गणितीय प्रक्रियाएँ ऐसी होंगी, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे होंगे जिनको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। हर तीसरा डेरिवेशन हमें ऐसा मिलने वाला होता है जिसमें अवकलन का या समाकलन का यूज करते हैं। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि हम आगे बढ़ने से पहले, फिजिक्स को आगे बढ़ाने से पहले एक बार अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम फिजिक्स में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये चीज़ हमें क्लास में दोबारा से कराई जाएंगी, बिल्कुल नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास में, ना कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं ना। तो फिजिक्स के पीरियड में आपको फिजिक्स ही पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिकल टॉपिक मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अवकलन या समाकलन ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो आपको 12th मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है ना। एक दो बुक जो है वो केवल अवकलन और समाकलन पे आधारित होती हैं। तो जाहिर सी बात है मैं एक या दो वीडियो में आपको वो पूरा अवकलन या समाकलन यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हम केवल उतनी ही बातें करेंगे, अपनी बातों को केवल उतने ही क्षेत्र में सीमित रखेंगे जितनी कि हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी हम बिल्कुल बेसिक अवकलन और समाकलन करना सीखेंगे, है ना। एक तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि क्या डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, और बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स जो है अवकलन की या समाकलन की, उनको हम कैसे सॉल्व किया करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अवकलन का मतलब क्या होता है। हालांकि फिजिक्स के लिए आपको इसका मतलब जानने का कोई खास ज़रूरी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए कि अवकलन का मतलब क्या है, समाकलन का मतलब क्या है। तो आप अगर चाहें तो पहले 10 या 15 मिनट वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम मेन उद्देश्य जो अपना रहेगा वो है अवकलन करना सीखना, है ना, कि किसी भी फलन का अवकलन करते कैसे। मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि अवकलन का मतलब क्या है। तो अवकलन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन यानी कि फलन का मतलब क्या होता है, हम फलन किसको कहते हैं। तो फलन को अपन देखो ऐसे समझते हैं कि मान लो मेरे पास में ये दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं। चर तो अपना क्लियर होगा, कोई भी ऐसी राशि, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम चर या वेरिएबल बोलते हैं। तो मैं आपको x और y ये दो चर बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है ना, इसका जो मान है y का, अगर वो x पर निर्भर कर रहा है तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसा बोला करेंगे कि y x का एक फंक्शन है, एक फलन है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स।
अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है y बराबर एफ एक्स, तो इसका मतलब ये है कि y जो चर है वो इस चर x का एक फलन है, यानी कि y का मान x पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे x का मान बदलेगा वैसे वैसे y का भी मान बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेके चलें कि मैंने इस मार्कर को ज़मीन से कुछ हाइट पे ऊपर पकड़ा हुआ है ना, मान के चलें अभी इसकी हाइट जो है ज़मीन से वो 2 मीटर है। अब जैसे ही मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ वैसे वैसे ये नीचे जाएगा, मतलब इसकी हाइट जो है, इसके लिए h की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब ये जो h में जो चेंज हो रहा है, h में जो परिवर्तन हो रहा है वो टाइम के साथ में हो रहा है, समय के साथ, है ना। जैसे ही मैंने छोड़ा तब यहाँ था, 1 सेकंड बाद यहाँ पहुँचा, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ, यानी कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे इसकी हाइट चेंज होती जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो टाइम का एक फलन है ना, समय का एक फलन है, कि समय में जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे इस मार्कर की ऊंचाई बदलती जा रही है, ऊंचाई धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मतलब ऊंचाई का जो मान है वो समय पर निर्भर कर रहा है। इसी बात को हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोला करेंगे कि h इज ए फंक्शन ऑफ t, यानी h जो है फलन है किसका, एक t का। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि y x का फलन है, तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि x भी y का फलन होगा। यानी अगर y का मान x पर डिपेंड कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि जरूरी हो x का भी मान y पर डिपेंड करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे यहाँ हम बात कर रहे थे कि h की जो वैल्यू है वो t पर डिपेंड कर रही है, मतलब मार्कर की जो हाइट है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, समय पे डिपेंड कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि समय की जो वैल्यू है, समय जो है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है। मान लो मैं मार्कर को छोड़ूं ही नहीं, पकड़े रहूं, तो जाहिर सी बात है h की वैल्यू नहीं बदलने वाली है, लेकिन टाइम तो फिर भी चेंज होता रहेगा, है ना। समय तो धीरे धीरे फिर भी आगे बढ़ता रहेगा, यानी समय ऊंचाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि h इज ए फंक्शन ऑफ t, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि t भी h का एक फलन होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे ही y अगर x का फलन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि x भी y का फलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं आपको अगर एक इक्वेशन दिखाऊं x और y के टर्म्स में, जैसे सपोज करिए y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास में एक समीकरण है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ y का मान x पर निर्भर कर रहा है। अरे इसमें हम x की कोई वैल्यू रखेंगे, मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, 1 है ना, तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और ये 3। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, तब मुझे y की वैल्यू मिलेगी 6। अब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू चेंज कर दूँ, 1 के अलावा अगर कोई और वैल्यू रख देता हूँ, जैसे 2 रख दूँ यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है y की कोई नई वैल्यू आने वाली है। मतलब इस इक्वेशन में, इस समीकरण में y का मान x पर निर्भर कर रहा है, तब मैं कह सकता हूं कि इस समीकरण में y जो है वो x का एक फंक्शन है, एक फलन है, यानी कि y बराबर fx। तो ये तो मतलब होता है फलन का। अब बात ये आती है कि हम फलन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अपना टॉपिक तो अवकलन है ना आज का, कि हम तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो डिफ्रेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे अपन फलन से। एक बार हमें फलन क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर कोई एक चर किसी दूसरे चर पर डिपेंड कर रहा है तो मैं कह दूंगा कि पहला वाला जो चर है वो दूसरे वाले चर का एक फलन होता है। अब जरा देखें कि मान लो मेरे पास में ये एक फलन है, या फिर मैं इस इक्वेशन को लेके चलूं, है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, यानी कि मेरे पास में ये इक्वेशन है एक, यानी कि y x का एक फलन है। अब अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूं, जैसे कि यहाँ हमने देखा था कि जैसे ही मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ क्या y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर y का मान x पे डिपेंड कर रहा है तो जाहिर है कि x का मान बदलूंगा इस समीकरण में तो y का मान अपने आप बदलेगा। x का मान 1 रखता हूं तो y का मान 6 निकल के आता है, 2 रखूंगा तो कुछ और निकल के आएगा, 3 रखूंगा तो कुछ और निकल के आएगा। यानी y के मान में, x के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो y के मान में अपने आप परिवर्तन हो रहा है। अब सपोज करो x के मान में मैं जो परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं जो चेंज कर रहा हूँ ना x की वैल्यू, उस परिवर्तन को मैं लगातार धीरे धीरे कम करता जाऊं, है ना। जैसे सपोज करो x की वैल्यू मैंने पहले रखी 10, तो y की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। फिर मैं x की वैल्यू सपोज करिए 10.5 रखूं तो y की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। फिर मैं x की वैल्यू 10.8 रखूं तब भी y की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अब जो चेंज मैं कर रहा हूँ ना x की वैल्यू में, वो धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ। यानी x
के मान में जो परिवर्तन कर रहे हैं, अगर मैं उस परिवर्तन को डेल्टा एक्स या डेल एक्स से प्रदर्शित करूं, डेल एक्स क्या है, एक्स के मान में किया जाने वाला परिवर्तन। तो x के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो y के मान में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, है ना, क्योंकि y का मान x पर डिपेंड कर रहा है। जब x बदलूंगा तो y का मान भी कुछ ना कुछ बदल जाएगा। मान लो मैंने x के मान में इतना परिवर्तन किया डेल्टा x, तो y के मान में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा y। अब अगर इस परिवर्तन को मैं लगातार कम करते जाऊं और जीरो की तरफ अग्रसर कर दूं, यानी कम होता जा रहा है, 0.5, 0.4, 0.3 ऐसे करते करते ये जीरो की तरफ चलता जा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि डेल्टा x की वैल्यू अगर जीरो की ओर अग्रसर है तो डेल्टा y की वैल्यू भी जीरो की ओर अग्रसर होती है। यानी कि डेल्टा x का मान मैं कम करते करते अगर जीरो की तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो ये देखा जाता है कि डेल्टा y की वैल्यू भी कम होते होते जीरो की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ न बढ़कर कोई न कोई एक निश्चित वैल्यू की तरफ बढ़ रही होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ बढ़ रही होती है। मैं दोबारा से बताता हूं कि अगर हम कोई भी y और x के पदों में एक फलन लेके चले, उसमें x के मान में चेंज करूं, परिवर्तन करूं, तो y के मान में भी कुछ न कुछ चेंज होगा। फिर मैंने उस चेंज को लगातार कम करना शुरू किया, इतना कम करता जा रहा हूँ कि वो वैल्यू लगभग अब जीरो के आसपास चली जा रही है ना, यानी कि जीरो की ओर अग्रसर हो रही है अगर डेल्टा x की वैल्यू। तो हम ये देखते हैं कैलकुलेशन से कि डेल्टा y की वैल्यू भी जीरो की ओर अग्रसर होती है, लेकिन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू जीरो की ओर अग्रसर नहीं होती है, बल्कि वो किसी एक कांस्टेंट, एक निश्चित वैल्यू की ओर अग्रसर होती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं उनके लिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, ठीक है ना, आपको वही सारी चीज़ें समझाने के लिए। जैसे मैं एक सिंपल सा फलन लेके चल रहा हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तुम देख रहे हो ना, x की वैल्यू जब मैं इसमें बदलूंगा तो y का मान अपने आप बदलेगा, है ना। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि y जो है x का एक फलन है ना, ये एक समीकरण है, मतलब y x का एक फलन है। अब मैंने अपनी तरफ से इसमें x का मान रखा पहले 10। जब मैंने इस फलन में x का मान 10 रखा तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 यानी 101 मिलेगा हमें y का मान। फिर मैंने x का मान थोड़ा सा बदला, x के मान में परिवर्तन किया, अब की बार x का मान बदल के कर दिया 10.5, और वो 10.5 जब मैं यहाँ रखूँगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी 111.25। फिर हमने x की वैल्यू और बदल दी, 10.5 से मैंने बदल के इसका मान कर दिया 10.8, और तब ये वैल्यू जब यहाँ रखी है x की तो y की वैल्यू 117.64 मिली। फिर 11 रखा x का मान तो इतना मिला y का, फिर ये रखा तो ये मिला, ये रखा तो, यानी कि इस तरह से मैं x का मान बदलते चला जा रहा हूँ, और उसके बदलने से y के मान में अपने आप ही परिवर्तन होता जा रहा है। पहले इतना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अपने आप परिवर्तन हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मैं जो x के मान में चेंज कर रहा हूँ, x के मान में हम जो परिवर्तन कर रहे हैं वो कितना कितना परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने x का मान 10 रखा था, अब मैंने बदल के उसको 10.5 कर दिया, तो मैंने इसमें कितना परिवर्तन किया, 0.5 का, यानी ये x के मान में होने वाला परिवर्तन है, हम इसको डेल x से शो कर रहे हैं। ये सब डेल x की वैल्यू है, पहले 10 था फिर 10.5 कर दिया, इसका मतलब कितना चेंज कर दिया, कितना बढ़ा दिया, 0.5, तो वो ये यार परिवर्तन, इसमें से ये माइनस करके ये मिल गया। फिर 10.5 से बदल के कर दिया 10.8, तो कितना परिवर्तन किया है इस बार, 0.3 का, यानी अब के बाद डेल एक्स की वैल्यू कम होकर 0.3 रह गई है। फिर और परिवर्तन किया, 10.8 से बदल के 11 कर दिया, इसका मतलब अब की बार मैंने परिवर्तन 0.2 का किया है, इसमें से ये माइनस करूँगा तो 0.2 आ जाएगा। फिर मैंने 11 से 11.1 किया, मतलब परिवर्तन अब के बाद 0.1 का हुआ है। फिर इतने का परिवर्तन किया, फिर और कम, फिर और कम। आप देख पा रहे होंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू लगातार कम होती चली जा रही है, मतलब मैं x के मान में चेंज कर रहा हूँ, लेकिन वो चेंज, वो परिवर्तन धीरे धीरे क्या कम होता चला जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परिवर्तन धीरे धीरे कम होते होते क्या जीरो की तरफ जा रहा है ना, और मैं इस लाइन को नीचे बढ़ाता चला जाऊं तो ये वैल्यू फाइनली कहीं ना कहीं जाके जीरो मिल जाएगी। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको बोलने का ये तरीका, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब यह है कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो की ओर अग्रसर है। डेल्टा एक्स यानी कि एक्स के मान में होने वाला परिवर्तन धीरे धीरे जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है।
अब देखते हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 की ओर अग्रसर है तो y के मान में जो परिवर्तन हो रहे थे, यानी कि डेल्टा y जो कि मैंने यहाँ निकाली हुई है, डेल्टा y की वैल्यू ये, इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। पहले देखो y की वैल्यू इतनी थी जब इसका मान 10 था तब, फिर मैंने x का मान चेंज किया, इतना किया, तो y की वैल्यू इतने से बदल के इतनी हो गई है। तो कितना परिवर्तन हुआ y के मान में, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो 10.25 का परिवर्तन हुआ। डेल्टा y की वैल्यू मिली हमें 10.25। फिर y की वैल्यू इतने से बदल के इतनी हो गई है, तो कितना परिवर्तन हुआ 6.39 का, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6.39 आएगा। फिर अगला परिवर्तन 4.36 का है, फिर 2.21 का है, यानी कि जैसे जैसे हम डेल्टा y की वैल्यू आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, परिवर्तन धीरे धीरे क्या कम होता चला जा रहा है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने तो केवल x का मान अपने मन से चेंज किया था 10, फिर 10.5 रखा था, फिर बाकी सारे काम तो अपने आप हो रहे हैं। तुम तो केवल यहाँ x की वैल्यू रखते जा रहे हो, पहले ये रखी y का मान मिला, फिर ये रखी y का मान ये वाला मिला, अपने आप परिवर्तन आता जा रहा है। यहाँ y की वैल्यू अपने आप आती जा रही है, इस y के मान में परिवर्तन ये चलता जा रहा है अपने आप ही। अब अगर हम इसको भी देखें तो ध्यान से, डेल्टा y की वैल्यू भी क्या 0 की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले 10.25 थी, फिर कम होके 6.3 रह गई, फिर और कम होके 4.36 रह गई है, फिर और कम, फिर और कम, लगातार ये भी कम होती चली जा रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू भी क्या 0 की ओर अग्रसर हो रही है। तो मैंने x के मान में इस तरह से परिवर्तन किए थे कि डेल्टा x यानी कि परिवर्तन x के मान में 0 की ओर अग्रसर हो रहा था। तो हम देख रहे हैं रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि डेल्टा y की वैल्यू भी 0 की ओर अग्रसर हो रही है। यही मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि x के मान में किया गया परिवर्तन डेल्टा x अगर 0 की ओर अग्रसर होता है तो डेल्टा y की वैल्यू भी 0 की ओर अग्रसर होती है, लेकिन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू 0 की ओर अग्रसर ना होकर एक निश्चित वैल्यू की तरफ बढ़ रही होती है, एक निश्चित वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू की ओर अग्रसर हो रही होती है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक लाइन पहले से ही सेट कर रखी है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के मान ये निकाले हुए, डेल्टा y का पहला मान ये, डेल्टा x का पहला मान ये, इसमें इसका भाग दिया, आंसर ये आया 20.5। डेल्टा y की दूसरी वैल्यू ये, डेल्टा x की दूसरी वैल्यू ये, इसमें इसका भाग दिया, आंसर मिला ये। फिर अगला डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मान ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब अगर हम इन मानों को विशेष तौर पे ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ना तो तुम ये कह सकते हो कि ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जैसे 20, 21 हो गई, फिर 21.8 हो गई, फिर 22 पॉइंट, फिर ऐसे चलती जा रही है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बढ़ते बढ़ते अनंत की तरफ चली जाएगी। बस यही कन्फ्यूजन मुझे आपका दूर करना था कि पहले डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मान इतना है, बढ़ गया थोड़ा सा, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। मुझे पता है कि इन दोनों की वैल्यू बेशक 0 की तरफ जा रही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका जो मान है वो अनंत की तरफ जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा अनंत की तरफ, मैं आपको समझाता हूँ कि देखो पहले इतने से इतना हुआ था, कितना बढ़ गया था 0.8, इसमें और इसमें कितना परिवर्तन है 0.8 का। फिर इतने से इतना हुआ है तो परिवर्तन अब की बार कितना हुआ 0.5 का। फिर इतने से इतना हुआ तो परिवर्तन कितने का हुआ है, यानी कि वैल्यू बढ़ तो रही है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की, लेकिन वो जो वृद्धि हो रही है ना इसमें, क्या वो वृद्धि लगातार कम होती चली जा रही है। पहले इतने से इतना बढ़ा था, इतनी वृद्धि हुई थी, फिर इतने से इतना बढ़ा है, इतनी वृद्धि हुई अब की बार, फिर और बढ़ा है लेकिन वृद्धि और कम हो गई है, फिर और बढ़ा है लेकिन वो वृद्धि और कम हो गई है। लगातार वो जो वृद्धि है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि परिवर्तन की दर लगातार कम होती चली जा रही है। देखो पहले 0.8 और अंत में आते आते ये 0.05 है ना, 0.05 रह गई है एंड में आते आते। मतलब वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की दर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अंत में आके ये वाली वैल्यू अंत में आके क्या 0 हो जाएगी, और 0 होने का मतलब ये हो गया कि अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मान बढ़ना बंद हो गया। तो ये धीरे धीरे एक निश्चित मान पे जाके रुक जाएगा, ये अनंत तक नहीं जाएगा, क्योंकि अनंत तक तो ये तब जाता जब इसमें वृद्धि एक जैसी होती रहती, लेकिन वो वृद्धि तो लगातार कम होती चली जा रही है। कुछ देर बाद ये वृद्धि होगी नहीं, और जब वृद्धि होगी ही नहीं तो मान इसका बढ़ना बंद हो जाएगा, एक निश्चित मान पे जाके ये रुक जाएगा। बस यही हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई फलन हम लेके चलें, इस तरह का कोई भी एक समीकरण लेके चलें, तो x का मान चेंज करने पे y का मान चेंज होता है। ये हमने इन दो लाइनों में देखा।
x के मान में किया गया परिवर्तन अगर 0 की ओर अग्रसर होता है तो y के मान में किया गया परिवर्तन ये भी 0 की ओर अग्रसर होता है। लेकिन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 की तरफ नहीं बढ़ रही है, ना ही अनंत की तरफ बढ़ रही है, बल्कि ये एक निश्चित मान, कांस्टेंट मान की तरफ बढ़ रही है। और इसी मान को हम ऐसे लिखा करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। मतलब कहने का कि y का मान बदल रहा है, लेकिन किसके बदलने पर? x के बदलने पर, यानी कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये बोलते हैं हम इस लाइन को। इसमें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखने का मतलब ये है कि डेल्टा x का जो मान है वो 0 की ओर अग्रसर है। अब तो आप केवल इतना समझ लो कि इसको हम क्या बोला करेंगे। पीछे वाली कहानी केवल आपको एक बात समझाने के लिए थी, आप तो केवल यहाँ से ध्यान दें कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल्टा x, इसका मतलब होता है y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और इसी को हम अवकल गणित की भाषा में लिखा करेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। या तो मैं इतनी बात लिख दूं पूरी, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x, इसका भी मतलब वही है y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। या फिर मैं इतनी बात न लिखना चाहता हूं तो फिर इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया करेंगे dy अपॉन dx, इसका भी मतलब वही है कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। लेकिन अब हम इसको अवकल गणित में एक और प्रोनाउंसिएशन दिया करेंगे, हम इसको एक अलग तरीके से बोला करेंगे। इसको हम बोला करेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, है ना, यानी कि y को हमने अवकलन किया है y का x के सापेक्ष। तो या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे बोल दिया करूँगा, है ना। इससे कंफ्यूज मत होना, ये केवल इसलिए यूज किया है कि डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी है, 0 की ओर अग्रसर हो रही है। तब हम इसी बात को ऐसे लिख दिया करते हैं dy अपॉन dx, और इसको हम बोला करते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि dy का मतलब ये नहीं है कि d इंटू वाई, ऐसे dx का मतलब ये नहीं है कि d इंटू एक्स, कहीं आप d से d को काट कर केवल आंसर में लिख दें y अपॉन x। ये dy अपने आप में एक सिंबल है, पूरा अपने आप में एक चर है ना, अल्प परिवर्तन है। ऐसे dx ये भी अपने आप में एक चर है, और ये अवकलन को लिखने का तरीका होता है। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले अवकलन, ये इसका एकदम ग्राउंड है, एक बेस है कि अवकलन का मतलब क्या होता है, हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो हम इसको क्या बोला करेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ ds अपॉन dt, इसका मतलब s का t के सापेक्ष अवकलन। तो ये तो बातें हो गई अवकलन। इसी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, s के मान में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। मैथमेटिक्स में या डिफरेंशियल मैथमेटिक्स में हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि s का t के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। फिजिकली मैं इसको बोल दिया करूँगा कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो ये तो बातें हो चुकी हैं फाइनली कि अवकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन को हम लिखते कैसे हैं। अब अवकलन के कुछ फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वो फॉर्मूले आवश्यक रूप से याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। और मैं केवल बेसिक फॉर्मूलों की बात करने वाला हूँ। फॉर्मूले बहुत सारे होंगे, 12th मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली आपको यही चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी। लेकिन मैं आपको केवल वो बातें काम की बताने वाला हूँ जिनका यूज हम फिजिक्स में करेंगे। ज़्यादा ऊपर की बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको हम डिस्कस भी नहीं करने वाले। जिस तरह के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर पढ़ा करेंगे, फिजिक्स में यूज किया करेंगे, केवल उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो कुछ फॉर्मूले हमें पहले सीखने हैं, याद रखने, उसके आधार पर फिर कैलकुलेशन किया करेंगे, सवाल सॉल्व करने। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला d अपॉन dx x की पावर n, यानी कि x की पावर n का अगर मैं अवकलन करता हूँ,
x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, जैसे हम इसको बोल रहे थे ना कि y का x के सापेक्ष अवकलन, ऐसे ही यहाँ बोलेंगे x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। इसका अवकलन करते हैं तो ये होता है आंसर n x की पावर n माइनस 1। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अवकलन के लिए, क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जिसका हम हर अवकलन में लगभग यूज करते ही करते हैं। तो आपको ये तो परमानेंटली याद करना ही है। हालांकि मैं सारे फॉर्मूले वही लिखवा रहा हूँ जिनका हम यूज करने वाले हैं ना, तो सारे फॉर्मूले याद रखने। x की पावर n का जब भी अवकलन करेंगे तो आप तो इसको थ्योरी के रूप में याद रखो, ना कि ऐसे जैसे मैंने लिखा है। आप तो केवल ऐसे याद रखो कि जब x की पावर n का अवकलन किया जाता है x के सापेक्ष, तो जो घात जो पावर होती है उसको तो हम सामने लिख लेते हैं इनटू में, और x पर पहले जितनी पावर थी उनमें से एक कम करके लिख दिया करते हैं। जैसे x की पावर होती 4 तो मैं पावर 4 को आगे लिख लेता और x पर फिर एक कम कर देता तो पावर रह जाती 3। तो x की पावर 4 का अवकलन हो जाता 4x की पावर 3। करेंगे अभी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो x की पावर n का जब हम अवकलन किया करेंगे तो आंसर ये आया करेगा n x की पावर n माइनस 1। ध्यान ये रखना, x की पावर n का अवकलन ये केवल तब आएगा जब तुम अवकलन x के सापेक्ष ही कर रहे हो। तो किसी और चर के सापेक्ष करेंगे तो आंसर ये नहीं होगा, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। दूसरा फॉर्मूला d/dx, और ये c से मेरा मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट, एक नियतांक है, एक स्थिरांक है। जब भी हम नियतांक का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो ये 0। इन चीज़ों को आप फील भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कांस्टेंट का अवकलन 0 आ रहा है, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि c का x के सापेक्ष अवकलन, या फिर मैं इसको फिजिकली ऐसे बोल सकता हूँ कि c के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब जो राशि कांस्टेंट है, जो राशि नियत है, उसमें तो परिवर्तन होगा ही नहीं, तो फिर परिवर्तन की दर 0। अगर मैं c को कांस्टेंट बोल रहा हूँ, जैसे c की वैल्यू मान लूँ 5, तो 5 की जो भी वैल्यू है ना 5, ये तो कांस्टेंट राशि है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा समय के साथ किसी भी राशि के साथ में। तो जब इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो परिवर्तन की दर हो गई 0, इसीलिए इसका अवकलन 0 है। तो हमेशा कांस्टेंट राशि का अवकलन हम जब किया करेंगे तो आंसर अपना 0 आया करेगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, d/dx log x बेस e है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तुमने अभी तक log भी नहीं पढ़ा हुआ है, जब रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको log के बारे में बता दूंगा। अभी तो केवल आप इतना समझ लो कि log बेस e है ना, ऐसे बोलते हैं इसको, log बेस यानी आधार e x। इसका जब हम अवकलन करते हैं तो आंसर अपना होता है 1/x। ऐसे ही d/dx e की पावर x, ये log और e की पावर x, इनका सबका मतलब मैं बताऊंगा आपको, ज़रूरत पड़ेगी तब। e की पावर x का अवकलन करेंगे तो सेम यही आता है e की पावर x, ठीक है, बशर्ते कि मैंने x के सापेक्ष ही किया है। तो ऐसे ही और आगे चलें, d/dx sin x है ना, sin x का अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो आंसर होगा cos x। ऐसे ही d/dx cos x का अगर हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस sin x। ऐसे d/dx tan x का जब अवकलन करते हैं तो आंसर होता है sec² x। इसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, लेकिन हम केवल उन्हीं फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं। अपनी कैलकुलेशन को केवल वहीं तक सीमित रहेंगे जहाँ तक हमारी ज़रूरत है फिजिक्स में, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हुआ करते हैं अवकलन में, लेकिन हम मोस्टली इन्हीं का यूज करते हैं। तो आपको कम से कम इतने फॉर्मूले तो हर हाल में याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा 1-2 फॉर्मूले कुछ अलग फॉर्म में और आएंगे, बताता हूँ मैं आपको अभी। इसके बाद एक अगला फॉर्मूला है 8वां, d/dx c × y, है ना। इसमें c जो है वो एक कांस्टेंट राशि है कोई भी, और y जो है वो एक वेरिएबल है, एक चर है। जब भी ऐसी स्थिति आए जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो एक कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का, यानी कि जहाँ एक स्थिरांक और एक चर का गुणा होता हो, ऐसी स्थिति में अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को अलग ले आते हैं बाहर,
है ना, जो भी कांस्टेंट होगा उसको अलग लिख लेंगे और बाकी जो वेरिएबल अंदर होता है उसका अलग से समाकलन अवकलन कर दिया करते हैं, यानी कि dy/dx, है ना। जब भी एक कांस्टेंट का और एक चर राशि का आपस में गुणा होता हो तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट को आप अलग ले आओगे बाहर, अंदर जो चर बचेगा उसका आप दी गई राशि के सापेक्ष अवकलन कर दिया करोगे, तो ये dy/dx। अच्छा, ये फॉर्मूले मैंने बेशक x के पदों में दिखाए आपको, ये जरूरी नहीं है कि चर केवल x के रूप में होगा तभी ये फॉर्मूले लागू होंगे, किसी भी प्रकार का चर हो सकता है t के पदों में बात करी जाए, जैसे ये होता d/dt और t की पावर n, तो आंसर अपना आता n t की पावर n-1, है ना। ऐसे log t होता तो अपना आंसर 1/t आ जाता, अगर मैं t के सापेक्ष समाकलन अवकलन कर रहा होता तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। 2 फॉर्मूले अभी मैं और लिखवाऊंगा आपको, लेकिन अभी पहले हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्कुल शुरुआत करते हैं सिंपल एग्जाम्पल से। सपोज करो मेरे पास में इस तरह का एक फलन दिया हुआ है मुझे x की पावर 3 और हमसे y का x के सापेक्ष अवकलन करवाया है, तो सबसे पहला काम अपना होता है y की वैल्यू रख देंगे y की जगह, यानी कि d/dx। ऐसे तो अवकलन का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये तो, है ना, ऑपरेटर है अवकलन। किसका करना है? y का, तो y की वैल्यू क्या दे रखी है? x की पावर 3, ये y की वैल्यू दी हुई है, रख दी उसकी जगह। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के लिए उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ सूटेबल होगा। तो मैंने सबसे पहला ही लिख रखा है x की पावर n का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो घात को आगे लाकर और जितनी पावर थी उनमें से एक कम करके लिखा करते हैं, वही यहाँ करना है कि जो पावर थी उसको तो आगे लिख लूँगा और x पर जितनी पावर पहले थी उनमें से एक कम करना है, n-1 यानी कि 3-1, तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 2, है ना। ये आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, मान लो हमें कोई फलन इस तरह का दिया हुआ है 7x की पावर 4 और हमसे y का x के सापेक्ष अवकलन करवाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम y की वैल्यू जो दे रखी है वो रख देंगे इधर, x इंटू एक्स की पावर 4, 7 इंटू एक्स की पावर 4, है ना। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इससे मिलता जुलता है ना, कि एक कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का, एक चर और एक अचर, इन दोनों का आपस में गुणा होता है। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन दिखेगी कांस्टेंट को तो हम अलग लिख लेंगे तुरंत, है ना। अब बाकी का अंदर क्या बच रहा है? x की पावर 4, तो d/dx, यानी इसका अवकलन करेंगे x की पावर 4 का, तो d/dx यानी कि अवकलन कर रहा हूँ मैं x के सापेक्ष, किसका कर रहा हूँ? तो x की पावर 4, है ना। अब देखो x की पावर 4 का अवकलन, ये रहा फॉर्मूला x की पावर n वाला, तो हम क्या करेंगे? पावर को सामने ले आएंगे, 7 तो पहले से ही आगे चल रहा था, इनटू में 4 आगे आ गया और x की पावर 1 कम रह जाएगी, n-1 हो जाती है पावर, तो x की पावर अब रह जाएगी 3, बस, है ना। इनका अंदर गुणा कर देता हूँ, 7 इंटू 4 यानी कि 28x की पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मान लिए मुझे इस तरह का एक फंक्शन दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। हमें y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले y की जगह y की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर हम इसका करेंगे अवकलन। तो या तो मैं इसका अवकलन डायरेक्ट कर सकता हूँ या बिल्कुल हम प्राइमरी लेवल पे चल रहे हैं तो मैं आपको एक बार पूरा तरीका बता देता हूँ कि d/dx का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों में, तो d/dx एक्स स्क्वायर है अंदर प्लस d/dx 3x, है ना। अब एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे, तरीका वही रहेगा कि जो पावर है उसको आगे ले आओ, तो मैं 2 को आगे लिख रहा हूँ और जितनी पावर होती है उनमें से एक कम कर दें। 2 पावर है, एक कम कर दूंगा तो पावर रह जाएगी 1, और 1 को लिखूँ ना लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2x, इसका अवकलन हो गया। प्लस उधर चलेंगे, अब देखो 3 एक कांस्टेंट है और x जो है वो एक वेरिएबल है ना। कांस्टेंट और वेरिएबल जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कांस्टेंट को हम अलग कर लिया करते हैं, यानी कि 3 को मैंने अलग कर लिया कांस्टेंट, अंदर क्या रहेगा? dx/dx। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? या तो तुम वैसे ही देख लो dx/dx यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं तो करके देख लो। अभी x की पावर कितनी है? 1, और मैं ये वाले फॉर्मूले से इसका अवकलन करूंगा तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी,
है ना। अगर मैं इसको अलग से करके दिखाऊं आपको, यहाँ पर जो पावर होगी वो कितनी है 1, वो तो आ गई आगे, और जितनी पावर थी x पर उनमें से एक कम कर देते हैं, तो एक तो पहले से ही थी, उसमें से भी एक मैंने कम कर दी, तो पावर रहेगी 0। x की पावर 0 का मतलब 1, और 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 का मतलब 1, तो इसका मान कितना आया 1। ये तो तुम आगे के लिए भी ध्यान रख लो कि अगर मैं x का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो आंसर 1 आएगा, अगर मैं t का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो आंसर 1 आएगा, y का y के सापेक्ष करूंगा, यानी कोई भी चर का उसी चर के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसका जो मान आया फाइनली वो कितना आया 1, और 1 इंटू 3 यानी कि 3, तो आंसर कितना रह गया 2x प्लस 3, ये अपना आंसर हो गया। और आगे चलते हैं, देखो एक और क्वेश्चन। सपोज करिए मुझे एक फलन इस तरह से दिया हुआ y इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस ई की पावर t, है ना, और हमसे अवकलन कराया है y का t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, करते हैं, डायरेक्ट करें अब, या तो ऐसे करके 2 भाग बना लो इसके, बात वही है, अपन डायरेक्ट किया करेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 3x का अवकलन 3 डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहले मैं टी क्यूब, एक तो मैं वैल्यू रख लेता हूँ पहले y की, टी क्यूब प्लस ई की पावर t, और अब हम करेंगे टी क्यूब का अवकलन करूँगा तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ध्यान रहे t का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x का x के रेस्पेक्ट में किया हुआ था, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और t पर जितनी पावर थी उनमें से एक कम रह जाएगी, तो यानी कि 2 रह जाएगी। इसका अवकलन हो गया, प्लस लगा के आगे चलते हैं। e की पावर t का अवकलन, तो यहाँ देखें e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो आंसर भी सेम वही आता है। यहाँ मैं e की पावर t का अवकलन कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष, तो इसमें भी कितना आ जाएगा e की पावर t, ये आंसर हो गया। और 5th क्वेश्चन, मान लो हमारे पास में एक फलन इस तरह का दे रखा है y इज इक्वल्स टू रूट टी, अंडर रूट टी, और हमसे वही dy अपॉन डी टी करवाया है कि इसका मान कितना होगा। तो y इज इक्वल्स टू रूट टी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ t की पावर 1/2, t की घात आधी है, इसी का मतलब तो होता है अंडर रूट टी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं y की वैल्यू ये वाली रख लेता हूँ y की जगह, तो d अपॉन डी टी, और y की क्या वैल्यू है t की पावर 1/2। इसको हम अब करेंगे डिफ्रेंशिएट और t के रेस्पेक्ट में, तो करते हैं। देखो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि 1/2 तो मैं सामने लिख लूँगा, और जितनी पावर t पर थी उनमें से एक कम कर देंगे, तो t पर अभी पावर थी 1/2 और उसमें से एक कम कर दी यानी कि -1, तो ये कितना हो गया 1/2, ये तो है ये इनटू में t की पावर 1/2 -1, इसमें से ये माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, t की पावर बचेगी -1/2, आधे में से एक माइनस करूँगा तो माइनस का आधा बचा, है ना, -1/2, ये है t की पावर। या तो मैं यहीं छोड़ दूँ, काम तो हो गया, मतलब अवकलन तो हो गया मेरा यहाँ तक कंप्लीट, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 1/2 t की पावर -1/2 है, मैं इसको अगर नीचे ले आता हूँ ना बटे में, तो ऐसे लिख सकता हूँ t की पावर +1/2, और t की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट t, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/, इसका मतलब रूट t, यानी कि t, तो इसका मतलब हो गया 1/2 रूट t, है ना, ये आंसर हो गया। काम तो हमारा यहीं पे हो गया था, अवकलन तो हमने यहीं पे कर लिया, इसको तो हमने और थोड़ा सा सरल किया है। तो ये कुछ एग्जांपल हम देख चुके हैं अवकलन कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको बताए। अब थोड़ा सा स्तर और ऊपर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 1/t² और प्लस साइन t, है ना। हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो पहला काम d/dt, y की जो वैल्यू दे रखी है वो रख लेते हैं। देखो 1/t² है, t² को अगर मैं ऊपर ले जाके लिखूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ t की पावर -2, है ना, ये लिखूँ ऐसे 1/t² या ऐसे बात एक ही है, और प्लस साइन t,
बस अब इनका अवकलन करना है, इसका अवकलन अलग कर लेते हैं और इसका करके और दोनों को प्लस करके लिखेंगे हम आगे चल के। तो t की पावर -2 का अवकलन, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? वही फॉर्मूला काम करेगा, x की पावर n, जो पावर है उसको हम सामने लिख लेंगे। तो मैंने पावर -2 को आगे लिख लिया है ना, ऐसे करके, इनटू, अब जितनी पावर t पर थी उनमें से एक कम कर देंगे। तो t पर पावर -2 थी, उसमें से एक कम कर दी मैंने, तो -1, ठीक है। बस इसका हो गया। अब चलते हैं आगे, प्लस साइन t, साइन x का अवकलन होता है cos x, x के सापेक्ष करते हैं तो, और साइन t का अगर t के सापेक्ष करूँगा तो cos t आ जाएगा, सिंपल, ये cos t। इसको थोड़ा सा हम और सरल कर सकते हैं, -2 आगे है, इंटू t की पावर -3 है ना, t की पावर -3, और t की पावर -3 का मतलब नीचे ले आऊँगा t को तो ये हो जाएगा प्लस cos t, यही छोड़ दूँ, या और ऐसे लिख सकता हूँ -2/t³ प्लस cos t, ये हो गया है ना। और देखिए आगे, सपोज करिए हमें एक फलन इस तरह से दिया हुआ है, y = e की पावर x प्लस x²/4, और आपसे y का अवकलन कराया है x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। तो आपने d/dx y की वैल्यू रखी पहले, तो e की पावर x प्लस x²/4, और अब करें पहले e की पावर x का, e की पावर x का अवकलन सेम वही होता है e की पावर x, ठीक है ना। तो इसका अवकलन तो वही आ जाएगा e की पावर x, और x²/4, देखो x²/4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² × 1/4, है ना। तो ये जो 1/4 है ये तो पूरा कांस्टेंट है, 1/4, ये तो एक नियत राशि है ना। तो जो कांस्टेंट का जब किसी चर के साथ में गुणा होता है तो हम कांस्टेंट को अलग लिख लेते हैं, बिल्कुल। तो मैं जब इसका अवकलन करूंगा ना x²/4 का, तो 1/4 को तो मैं अलग, प्लस का चिन्ह बीच में, पहले 1/4 को तो मैंने बिल्कुल अलग सेपरेट कर लिया। अब रह जाएगा x², उसका अवकलन करेंगे हम। x² का अवकलन करूँगा इसी फॉर्मूले से, तो जो घात है वो तो आगे आ जाएगी, है ना, यानी कि जो पावर है वो तो आगे लिख ली मैंने इंटू में, और जितनी थी पावर उनमें से एक कम कर देंगे। तो x पर अभी पावर 2 थी, एक कम कर दूंगा तो पावर 1 रह जाएगी इस पर, है ना, उसको लिखने का मतलब नहीं है। अब देख लो, 2 से इसको काटोगे 2 बार, आंसर हो गया e की पावर x प्लस x/2, है ना, ये हो गया इसका आंसर। और लेके चलते हैं एक और क्वेश्चन। मान लो y = x² प्लस log x, है ना। हमें y का अवकलन करना है, x के सापेक्ष करना है, ठीक है। x² का अवकलन करते हैं पहले, तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x, बार बार कर चुके हैं, जो पावर आगे आ जाती है एक कम होके एक रह जाएगी पावर, प्लस log x का अवकलन करूँगा तो सिंपल सी बात है, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x। ध्यान रहे, log पर 2 तरह के बेस होते हैं, 2 तरह के आधार होते हैं, एक होता है e बेस जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एक होता है tan बेस। इनका क्या मतलब होता है, बेस का क्या मतलब होता है, log का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें आगे की रह गई हैं। आगे जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको बताऊंगा आपको कि log का मतलब क्या होता है, ये बेस इसका मतलब क्या होता है। अभी तो फॉर्मूले की बात है, आप बस रट के रखो। तो अगर log e बेस पर दे रखा है ना, तो उसका अवकलन 1/x होता है। तो मैं यहाँ अगर कुछ नहीं दिया है तो e मान के चल रहा हूँ, है ना, ये होता है। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ बेस e है, तो log x का अवकलन सिंपल सा 1/x, बस ये आंसर है इसका, हो गया ख़त्म। और देखते हैं एक और क्वेश्चन। y = 3/x³ माइनस cos x, एक फलन हमें ये दे रखा है y के लिए, और हमसे वही y का x के सापेक्ष अवकलन कराया है। तो करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखो 3 एक तो मैं पहले इसको चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 3 को ऊपर ले जाऊँगा तो 3 × x की पावर कितनी हो जाएगी, -3, है ना, और माइनस cos x। अब करते हैं, 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं अलग रखूँगा, x की पावर -3 का अवकलन जो आएगा वो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। देखो जो पावर होती है उसको आगे लिख लेते हैं इंटू में, तो -3 इंटू x की पावर 1 कम कर दूंगा, तो -3 में से जब 1 कम करूँगा तो पावर हो जाएगी -4,
है ना, -4, ये इसका हो गया। फिर माइनस, आगे चलते हैं, cos x का अवकलन कितना होता है, तो cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x इसका अवकलन हो गया। बस इसे सॉल्व कर देते हैं, 3 × -3, तो ये हो जाएगा -9 × x की पावर -4, ये प्लस हो गया sin x, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, sin x वाला आगे, sin x -9 ये नीचे ले आते हैं ना, पावर प्लस में हो जाएगी x की पावर 4, ये इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा और हम थोड़ा सा टफ करके चलते हैं इन चीज़ों को। ये तो बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं जिनमें हम सीधे फॉर्मूले लगा के उनको करते जा रहे थे सॉल्व। अब इससे थोड़े से और कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। मान लो एक फलन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, y = e की पावर x × x, है ना। हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, हमें y की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। पहले तो हम y का मान रख लेते हैं, इसकी जगह d/dx, और y की वैल्यू हो गई e की पावर x × x, है ना, e की पावर x और × x, इस तरह से है। अब क्लियर सी बात है कि इस बार 2 चर हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती ना कि एक चर और एक कांस्टेंट होता, तो मैं कांस्टेंट को अलग करके चर का अवकलन कर दिया करता था अब तक तो। लेकिन इस बार e की पावर x ये भी अपने आप में एक चर है, एक वेरिएबल है, और x जो है ये भी अपने आप में एक चर है, एक वेरिएबल है। अब ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला, एक और मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं UV मेथड, है ना, UV मेथड। ये क्या है कि अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि d/dx यानी कि u और v ये 2 चर राशियां हैं, 2 वेरिएबल हैं u और v, और इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका किसी तीसरे चर के रेस्पेक्ट में हमसे अवकलन करवाया है, तो हम क्या करते हैं कि इनमें से एक को कांस्टेंट मानते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इनमें से एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का अवकलन कर देते हैं, फिर प्लस लगा के दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं। मतलब जैसे मैंने u को कांस्टेंट मान लिया तो अलग कर लिया इसको, और अगले वाले चर का यानी v का अवकलन कर दूंगा, यानी कि dv/dx। एक को कांस्टेंट मान लिया, दूसरे वाले का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर प्लस का साइन लगा के अब दूसरे को कांस्टेंट मान लें, यानी कि v को कांस्टेंट मान के अलग कर लिया, और पहले वाले का अवकलन कर दिया, यानी कि du/dx। ये जो मेथड है इसी को हम बोलते हैं UV मेथड। तो इस तरह की जहाँ भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको UV मेथड से सॉल्व किया करेंगे। चलो ठीक है, करते हैं उस मेथड से। तो इसमें मैं एक को कांस्टेंट मान लूँ। अब ये भी जरूरी नहीं कि पहले इसी को कांस्टेंट मानेंगे u को, फिर बाद में इसको, वो आपकी मर्जी है, इन 2 में प्लस में तो कैसे भी मान सकते हैं इनको। तो मैंने पहले e की पावर x को कांस्टेंट मान लिया और इस x का मैंने अवकलन किया, यानी कि d/dx, और अवकलन किसका करना है, इस x का। फिर क्या करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब दूसरे को कांस्टेंट मान लो, यानी अब मैंने x को कांस्टेंट मान के अलग लिख लिया, और पहले वाले को मैंने डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी कि d/dx और e की पावर x, इसका अवकलन करना है। इसको आप सॉल्व कर लें। e की पावर x तो है ही आगे इनटू में, है ना। x का अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष पहली बात हो चुकी है कि 1 आता है, तो इंटू 1 प्लस x, ये अलग है पहले से। e की पावर x का अवकलन सेम वही होता है, e की पावर x, तो इंटू e की पावर x। तो ये हो गया e की पावर x प्लस x इंटू e की पावर x। आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा e की पावर x इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो 1 + x, ये आंसर हो गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। सपोज करिए y = हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है log x अपॉन x², है ना। देखो वैसे तो u इंटू वी के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया है, ऐसे ही एक फॉर्मूला u/v के लिए भी होता है, लेकिन अपन वर्णन नहीं बढ़ाएंगे, हम इसी फॉर्मूले से वो भी काम कर सकते हैं अगर 2 चर हमें डिवाइडेशन में इस तरह से दे रखे हो। अब की बात log x, ये पूरा एक वेरिएबल है, एक चर है, और नीचे x² ये भी एक चर है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, log x तो खैर ऊपर है ही है, x² को अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाऊँ ना तो इनटू में x की पावर हो जाएगी -2। अब देख लो, ये एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल, दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, और 2 चरों का जब आपस में गुणा होता है तो हम उसके अवकलन के लिए UV मेथड अपनाते,
यानी एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगा के दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है ना। तो करते हैं, देखो इसको, यानी कि हमसे dy/dx का मान निकलवाया है, तो y की वैल्यू आपके सामने ये है। अब मैंने log x को कांस्टेंट माना और x की पावर -2 का अवकलन करना है, यानी कि d/dx और x की पावर -2 का अवकलन हो गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम इसको कांस्टेंट मानेंगे, x की पावर -2 को, x की पावर -2 कांस्टेंट मान ली, और log x का अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx अवकलन किसका, log x। करें इसे सॉल्व। तो log x आगे ऐसे कैसे लिखा हुआ है, x की पावर -2 का अवकलन करूँगा तो इस तरह के, तो हम अभी कर चुके हैं पहले ही, अलग कर लेते हैं। -2 यानी पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर थी उनमें से एक कम कर देंगे तो -3 हो जाएगी, प्लस x की पावर -2 ये आगे लिखा हुआ है। log x का अवकलन कितना होता है, बेस नहीं लिख रहा हूँ, मतलब e चल रहा है ऑलरेडी, तो log x का अवकलन 1/x, तो इंटू 1/x, बस माइनस आगे लिख लूँ, 2 आगे लिख लूँ, log x ऊपर है ये पहले से, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो अपॉन x की पावर प्लस की हो जाएगी 3 है ना, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं अपन, और देखें उधर चलें, प्लस x की पावर -2 है, नीचे ले आऊँगा तो 1/x² और इंटू 1/x, 1/x² इंटू 1/x, यानी 1/x³। ये आंसर हो गया इस तरह से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई इसी तरह का। y बराबर sin x अपॉन x² है ना, हमें y का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, sin x इंटू x की पावर -2 है ना। वो u/v वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं, अपन सारे काम इसी से कर सकते हैं। तो एक ये हो गया, ये u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है ना, और कर दो उसी तरीके से, एक को कांस्टेंट माने, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले का अवकलन किया करेंगे। तो मैंने sin x को कांस्टेंट माना, यानी कि अलग लिखा, इंटू x की पावर -2 का अवकलन करूँगा, x की पावर -2 का अवकलन करूँगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x की पावर -2 को कांस्टेंट मान लिया इस बार, और sin x का अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx sin x। तो sin x इंटू x की पावर -2 का अवकलन, -2x की पावर -3, बार बार कर चुके हैं इसका, तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी थी उनमें से एक कम हो जाएगी तो -3 हो जाएगी, प्लस x की पावर -2 और sin x का अवकलन cos x होता है, तो ये cos x हो गया। बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे। -2 को मैं आगे लिख लूँ इस तरह से, sin x अपॉन, इसको नीचे ले जाके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 3, माइनस से तो प्लस हो जाएगी है ना, प्लस cos x अपॉन, इसको नीचे ले आऊँगा तो x² है ना, -2 ऐसे लिख लेते हैं, -2। तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक और मेथड हम देखते हैं ज़रा, उसके कुछ एग्जांपल और लेके चलते हैं एक बार। अब मान लो मुझे कोई इस तरह का एक फलन दिया गया है, y = sin 2x है ना, sin 2x, और हमसे y का x के सापेक्ष अवकलन कराया है। अब क्लियर सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो sin x का है कि sin x का अवकलन करते हैं तो cos x आता है, sin 2x का कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। अब या फिर मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि sin x का अगर cos x होता है तो sin 2x का cos 2x हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको फिर हम अलग तरीके से करते हैं, और उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला नियम है ना, यानी कि सीरीज मेथड है ये। सीरीज मेथड का मतलब जैसे dy/dx, y का x के सापेक्ष जो अवकलन है dy/dx, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ dy/dt इंटू dt/dx। आप ऐसे सपोज करो कि dt से dt अगर कैंसिल हो जाएगा तो बाद में वही बचेगा dy/dx। तो हम dy/dx को ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx, यानी कि एक श्रृंखला इस तरह की मैं आगे बना सकता हूँ। जैसे मैंने तो अभी 2 ही कड़ियाँ लिखी हैं श्रृंखला में, और चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy/dt इंटू dt/dz इंटू dz/dx
डी जेड अपॉन डी एक्स, तो डी जेड से ये वाला डी जेड कट जाएगा, डी टी से ये डी टी कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स फिर से बचेगा। तो इस तरह से हम जितनी चाहें उतनी श्रृंखला बना सकते हैं। ये फॉर्मूले में कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसका हम कैसे उपयोग करते हैं वो है समझने वाली बात। तो जैसे मुझे इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x, हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो पहले मैं y का मान ऐसे कैसे रख लेता हूँ sin 2x। अब जाहिर सी बात है मुझसे इसका अभी तक अवकलन नहीं होगा क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला sin x का है, sin 2x का नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले जो अपना क्लासिकल तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको, बाद में हम इसकी शॉर्ट विधि समझेंगे। sin 2x में इसको तो मैं पहले हटा दूँ, sin 2x जो लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि माना 2x इज इक्वल्स टू t, है ना। जो पारंपरिक तरीका है, जो ट्रेडिशनल वे है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैंने 2x को ही t क्यों माना। क्योंकि ज़रा देखें sin x का हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, उसमें यहाँ एक सिंगल चर है केवल x, और यहाँ उस x की जगह पर क्या 2x आ रहा है। सपोज करो अगर 2x की जगह पर एक सिंगल चर हुआ होता, जैसे t, थीटा, y, ऐसा कुछ भी अकेला होता, तो मैं बड़े आराम से इसका अवकलन करके लिख देता कि sin x का cos x होता है, sin t का cos t होता, sin y का cos y होता। लेकिन अभी यहाँ पर डबल आ रहे हैं 2 और x, इसीलिए मैं इसको सिंगल करना चाह रहा हूँ, है ना। 2x को मैंने अपनी तरफ से t मान लिया, तो यहाँ केवल t आ जाएगा, और अब हमारा समीकरण नया बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन t, है ना। तो 2x को t मानने से क्या फ़ायदा मिला कि जिस रूप में हमारे पास फॉर्मूला है उसी रूप में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान रहेगा, है ना। y का हमसे x के सापेक्ष करवाया है, तो dy ओवर dx, y की वैल्यू रखेंगे आप कितनी है साइन t, यानी कि d अपॉन dx, और y की वैल्यू साइन t। अभी भी मैं इसका अवकलन ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ जो चर है वो t है ना, इसमें जो वेरिएबल है वो t है, और हम जिस वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वो है x। तो ऐसी स्थिति में फिर हम श्रृंखला नियम अपनाते हैं, जैसे कि मैं dy अपॉन dx को ऐसे लिख सकता था ना, तो इसी को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि d अपॉन dx की जगह मैं लिखता हूँ dt, है ना। तो d अपॉन dt और बाकी का साइन t, और इंटू dt अपॉन dx। देखो ये बात और ये बात एक ही है ना, d अपॉन dx, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ d अपॉन dt। अगर मैं काटना चाहूँ तो dt से dt कैंसिल करके d अपॉन dx ही बच जाएगा सेम, है ना। मतलब जैसे हमने वहाँ श्रृंखला नियम में dy अपॉन dx को ऐसे लिखा हुआ था, वही काम मैंने यहाँ कर दिया है। यहाँ t लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जिस चर का कर रहे हैं वहाँ पे सेम वैसा ही चर आना चाहिए ताकि हम इसका अवकलन कर सकें। अब मैं कह सकता हूँ कि साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी। अभी यहाँ नहीं कह सकता था कि साइन टी का अवकलन कॉस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष कर रहे थे। जब तक ऊपर नीचे के चर सेम नहीं होंगे ना, ऐसे समझो तुम तो कि जब तक ऊपर नीचे के चर सेम नहीं होंगे तब तक आप अवकलन नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने ऊपर नीचे के चर सेम किए हैं। उसके लिए क्या मुझे ये चीज़ और लिखनी पड़ी है पीछे, है ना। तो कॉस टी इसका हो गया, और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी भी आंसर नहीं है क्योंकि t तो मैंने अपनी तरफ से माना है, और आंसर में ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए जो हमने अपनी तरफ से मानी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस रख देंगे यहाँ पर। तो cos t की वैल्यू कितनी आएगी 2x, cos 2x इंटू d अपॉन डी एक्स, और t की वैल्यू क्या है 2x। अब ये काम और थोड़ा सा बढ़ गया है कि 2x का अवकलन और करना है अभी x के सापेक्ष, है ना। 2x आ रहा है, ये अगर अवकलन हो जाता है तो करते, नहीं होता तो वहीं छोड़ देते। तो 2x का अवकलन तो हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो हमें इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि cos 2x इंटू 2x का अगर मैं अवकलन करूँ तो देखो दो तो कांस्टेंट है, इसको तो आगे लिख लेंगे इंटू में, और x का x के ही सापेक्ष करता हूँ तो 1 आएगा, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, और 2 का इसके साथ में गुणा हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर आया 2 cos 2x। तो ये तो अपना ट्रेडिशनल तरीका हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए श्रृंखला नियम द्वारा। अब आप तो क्या है डायरेक्ट इन चीज़ों को जल्दी से करना सीखें। जैसे मुझसे sin 2x का अवकलन करवाया है, तो पहले तो अपने दिमाग में वो क्वांटिटी सेट कर लो जिसको तुम कुछ मानना चाहते हो। जैसे मैं 2x को कुछ ना कुछ मानता हूँ, तब जाके बात बन रही थी, तो मैंने अपने 2x अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि हाँ 2x को हम कुछ मानेंगे। अब हमें पता है कि sin x का अवकलन होता है cos x, तो sin 2x का मैं पहले लिख देता हूँ cos 2x,
है ना, साइन का अवकलन कॉस, तो साइन 2x का कॉस 2x लिखा। लेकिन जो चीज़ तुमने अपने दिमाग में सेट कर रखी है कि मैंने किसको क्या मानना था, 2x, है ना, जिसको तुमने मानना था उसका अवकलन और करो अभी, यानी 2x का अवकलन और करो अभी, और 2x का अवकलन करके जो कुछ भी आए वो इसके पीछे गुणा में लिख दोगे इनटू में। तो 2x का अवकलन करके कितना आता है 2, अब ये भी किया ये वाला, है ना, 2x का अवकलन करते हैं तो 2 आता है, वो हमने इनटू में कर दिया। अब यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ एक ही बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos 2x। ये श्रृंखला नियम है, मतलब ऐसी सिचुएशन कहीं पर आती है कि हमारा फॉर्मूला मैच नहीं कर पा रहा है, तो हम पहले उसका एक बार जैसे कि तैसे अवकलन कर देंगे, फिर इसमें अंदर जो कुछ भी होगा उसका अवकलन और करेंगे और उसको इनटू में लिखते चले जाएंगे। अगर इसमें भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती जैसे कि इस पूरे क्वेश्चन में आई है, तो हम उसका और अवकलन करते और इनटू में पीछे लिख लेते, करेंगे, इस तरह की बात है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेके चलते हैं कि मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ ये y बराबर e की पावर x स्क्वायर, और हमसे y का x के सापेक्ष अवकलन करवाया है। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताता हूँ, एक तो मान के t मान के जो करते हैं वो, और एक अपन डायरेक्ट तरीका कैसे किया करेंगे। तो अब सोचो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो तो e की पावर x का होता है, यानी e पर घात या पावर जो है वो एक सिंगल चर के फॉर्म में आनी चाहिए, और यहाँ x का भी स्क्वायर है। तो अगर मुझे यहाँ कुछ मानना पड़ेगा, इसकी तो वैल्यू पूछिए, अगर मुझे कुछ मानना पड़ता है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा कि x स्क्वायर को अपनी तरफ से कुछ मान लूँ, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को मान लेता हूँ तो ये सिंगल t आ जाएगा यहाँ पर इसकी जगह पर केवल, और काम बन जाएगा कि हमें e की पावर सिंगल चर के रूप में चाहिए थी और वो सिंगल चर के रूप में आ जाएगी अगर x स्क्वायर को कुछ मान लेता हूँ तो x स्क्वायर को अगर मैंने t मान लिया है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर t, और अब हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू रख लेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर t। लेकिन अभी भी मैं इसका अवकलन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो चर है वेरिएबल है वो t है, और यहाँ जो चर है वो x है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें श्रृंखला नियम लगाना पड़ता है, मतलब इसको इस रूप में चेंज करना पड़ता है। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ d अपॉन डी टी, है ना, e की पावर t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। कहने का मतलब वही किया है मैंने कि dt से गुणा कर दिया, dt से भाग दे दिया, तो बात तो वही है ना, dt से dt कटने के बाद ये d अपॉन डी एक्स फिर से वही आ जाएगा। तो अब मैं कर सकता हूँ t का, क्योंकि यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो e की पावर t का अवकलन करूँगा तो सेम वही आएगा, e की पावर t, ये वाला फॉर्मूला, और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। लेकिन अभी हमें t की वैल्यू और रखनी पड़ेगी, जिसको हमने t माना था। हमने t किसको माना हुआ था, x स्क्वायर को, तो पहले मुझे t की जगह x स्क्वायर रखना पड़ेगा, यानी e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा इसकी जगह, इंटू d अपॉन डी एक्स, और t की जगह भी x स्क्वायर। अब ये काम और रह गया थोड़ा सा, यानी x स्क्वायर का अवकलन और करना है अभी मुझे, तो e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का अवकलन करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, 2x, है ना, पावर आगे आ जाएगी और एक कम होके एक पावर रह जाएगी, इस पर 2x हो गया अवकलन। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। ये तो अपना वही ट्रेडिशनल तरीका हुआ। अब इसको हम शॉर्ट में करते हैं एक बार, कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो e की पावर x स्क्वायर था। तो सबसे पहले अपने दिमाग में वो चीज़ सेट करो कि हम किसको मानना चाहते हैं, हम इसको मान के तभी तो काम कर पा रहे थे आगे, अब वो अपनी दिमाग में ही रखना है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो एक बार तो मैं e की पावर x स्क्वायर का अवकलन सेम यही लिख दूंगा, e की पावर x स्क्वायर। लेकिन अब जैसे मैंने इसको माना हुआ था अपने दिमाग में कुछ ना कुछ, तो पहले उसका अवकलन और करना पड़ेगा, और जो अवकलन करके आएगा उसको पीछे इनटू में लिखना होता है। तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x, और उस 2x को मैं इनटू में लिख दूंगा पीछे, तो वही आंसर ये आ रहा है, 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। तो इस तरह से श्रृंखला नियम के एग्जाम्पल किया करते हैं। श्रृंखला नियम पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपसे और करा रहा हूँ। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, है ना, हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है इस बार। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर x को अगर मैं ऊपर ले जाके लिखूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन x की होल पावर -2, क्योंकि नीचे है तो इसका मतलब साइन x का होल स्क्वायर है, और ऊपर ले जाऊंगा तो साइन x की पावर -2 हो जाएगी। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो पहले हम वही तरीके से करते हैं कि पहले हम इसको कुछ मान लेंगे फिर अवकलन किया करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये वाले
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला सेट कर सकता हूँ। अब दो रास्ते हैं कि हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला आ रहा है क्योंकि इसमें साइन है, और एक हमारा घात के रूप में फॉर्मूला और होता है पहला है ना। तो ये फॉर्मूला तो केवल तब सॉल्व कर पाते हैं इस फॉर्मूले से जब केवल साइन होता, लेकिन अभी इस चर पर कुछ ना कुछ घात दे रखी है। अरे साइन एक्स एक वेरिएबल है, एक चर राशि है, और उस पर ये कोई ना कोई घात दे रखी है -2, है ना। तो चर राशि पर जब कोई अचर घात दे रखी हो तो फॉर्मूला ये काम करता है x की पावर n। तो अभी मैं इसको x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूँगा, लेकिन उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने के लिए x की पावर कुछ होनी चाहिए। यहाँ तो साइन x की पावर दे रखी है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से साइन x को कुछ ना कुछ मान लेता हूँ कि मान लो साइन x को मैंने t मान लिया, है ना। अगर मैं साइन x को t मान लेता हूँ तो क्वेश्चन मेरा हो जाएगा t की पावर -2, और फिर मुझे dy/dx निकालना था, तो मैं d/dx और y की वैल्यू रख दूंगा t-2, और श्रृंखला नियम लगा के मैं इसको t के पदों में यहाँ t लाना चाहता हूँ, तो d/dt, है ना, t की पावर -2, और अभी आगे क्या लिखना पड़ेगा, dt/dx, dt कैंसिल, d/dx फिर से वही। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो t की पावर -2 का अवकलन करूँगा तो -2 आगे आ जाएगा, है ना, घात आगे आ गई, और जितनी होती थी उनमें से एक कम कर दूंगा तो -3 हो जाएगा, इंटू dt/dx। अब देखो इसका मतलब कितना हो गया, -2 अपॉन t की पावर -3 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगी t की पावर +3, है ना, इंटू dt/dx। अगला काम होता है अपना अब t की वैल्यू रखना। तो हमने t किसको माना हुआ है, साइन x को, तो जहाँ t दिख रहा है वहाँ साइन x लिख देंगे, यानी कि -2 अपॉन साइन x इंटू dt/dx, यानी कि d/dx और t की जगह साइन x, है ना। इसका अवकलन और करना रह गया अभी, तो -2 अपॉन साइन x इंटू साइन x का x के सापेक्ष अवकलन होता है cos x, तो इंटू cos x, है ना। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos x अपॉन साइन x। ये तो हमने मान के किया हुआ है। अब अगर अपन इसको डायरेक्ट करते हैं, साइन x की होल पावर -2 को अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता तो मेरे पास क्या है, अपने दिमाग में पहले तो वो चीज़ सेट करो कि हम किसको मानते हैं। क्या हम साइन x को कुछ ना कुछ मानते, तो पहले तो जो घात है उसको आगे लिख लेते हैं, -2 को मैंने आगे लिख लिया, फिर चर पर जितनी घात होती है उनमें से एक कम कर देते हैं। तो साइन x पर पावर -2 है, मैं इसमें से एक कम कर दूंगा तो पावर -3 हो जाएगी। अभी पूरा नहीं हुआ है, अब हम क्या करते हैं, जिसको माना होता है उसका अवकलन करके पीछे गुणा में लिख देते हैं इसको। तो साइन x को ही तो मैंने अपने मन में कुछ मान रखा है, साइन x का अवकलन करूँगा तो cos x आएगा, मैं cos x इंटू में लिख दूंगा पीछे, बस हो गया आंसर। यही आंसर तो इस रूप में आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। तो यही आंसर है। तो अपन तो इस तरीके से किया करेंगे, ना कि इतना लंबा प्रोसीजर अपनाया करेंगे कभी भी। इसी मेथड का एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो y = साइन x अपॉन cos x, है ना, और हमसे dy/dx की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन x इंटू कॉस x की होल पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, cos x को ऊपर ले गए, होल पावर -1 हो गई है। अब हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो वही तरीका है कि मान के कर सकते हैं, लेकिन अब बार बार हम मान के नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसमें अब 2 फॉर्मूले काम करेंगे, एक तो UV मेथड काम करेगा और एक श्रृंखला नियम काम करेगा। क्यों, क्योंकि इस बार 2 चरों का गुणा हो रहा है, ये U ये V, है ना। तो UV मेथड भी काम करेगा इसमें, और श्रृंखला नियम का भी आपको यूज करना पड़ेगा। देखो इसको करते हैं सीधे डायरेक्ट, कोई अब मान के नहीं कर रहे हैं। तो dy/dx की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, निकालते हैं। d/dx, y का मान रख दूँ उठा के, साइन x इंटू कॉस x की होल पावर -1। अब देखो, जब 2 चरों का आपस में गुणा होता है, 2 वेरिएबल का आपस में जब मल्टीप्लाई होता है, तो हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे का अवकलन, प्लस लगा के दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं, पहले का अवकलन, है ना। तो साइन x को मैंने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। इसका अवकलन करना है हमें, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ, अवकलन बाद में करेंगे। अवकलन करना है किसका, इसका, cos x की होल पावर -1 का।
फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, है ना। पहले को कांस्टेंट माना, दूसरे का अवकलन कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उल्टा कर दो। अब इसको कांस्टेंट मान लो, यानी cos x की पावर -1 को कांस्टेंट मान के और पहले का अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx, और sin x का अब अवकलन करना है हमें। अब करते हैं अवकलन। ये तो मैंने u भी मेथड लगाया अभी तक तो, है ना। और अब हम ये वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो sin x ये तो है ही लिखा हुआ आगे, इंटू cos x की पावर -1 का अवकलन करूँ। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया था कि sin x की पावर -2 का अवकलन हमने किया था, तो घात वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि चर पर घात लगी है ना, कोई ना कोई वेरिएबल है cos x, उस पर घात है, पावर लगी हुई है, वो भी एक कांस्टेंट के फॉर्म में। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको करेंगे। x की पावर n, अब तुम अपने दिमाग में सेट कर लो कि हमें कुछ मानना पड़ता तो क्या cos x मानना पड़ता, है ना। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से करता हूँ। कैसे, जो घात होती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो -1 मैंने आगे लिख लिया, और जितनी पावर इस चर पर होती है उनमें से एक कम कर देते हैं। तो cos x पर -1 पावर है, एक और कम कर दूंगा तो -2 हो जाएगी। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है इसका, जो तुमने अपने मन में माना हुआ है cos x, उसका अवकलन करके इनटू में, और श्रृंखला ऐसे ही तो बनती चली जा रही है। तो cos x का अवकलन और करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने कुछ मान रखा है अपनी तरफ से। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। ये काम हो गया, है ना। इसका अवकलन ये कर लिया तुमने। तो ये वाली लाइन में तो हमने u भी मेथड लगा रखा है, इसमें हमने सीरीज मेथड लगा रखा है। उसके बाद फिर चलते हैं आगे। cos x की होल पावर -1 इंटू साइन एक्स का अवकलन करूँगा तो cos x, है ना। sin x का अवकलन कितना होता है, cos x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस, sin x इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर, या फिर sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, इन दोनों का गुणा करके। माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन इसको मैं नीचे ले आता हूँ। cos x की पावर -2 है, तो इसको नीचे ले आऊँगा, मतलब cos स्क्वायर x हो जाएगा ये, है ना। उधर चले प्लस cos x की पावर -1 और इंटू cos x, तो इंटू वाला cos x तो मैंने ये लिखा, और -1 वाला इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये +1 हो जाएगा, यानी cos x। तो ये तो कट गया। देखो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये कट के तो 1 हो गया ना। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ 1 को, ये वाला 1 प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। बात तो ये की ना, इस पर भी स्क्वायर है होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर है, तो दोनों पे ही स्क्वायर लगा दिया मैंने। sin अपॉन cos होता है 10, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस 10 और स्क्वायर, 10 स्क्वायर x। और ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x का मान होता है sec स्क्वायर x। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। और ये चीज़ हम फॉर्मूले में लिख भी चुके हैं। देखो मैंने आपसे अवकलन कराया था sin x अपॉन कॉस एक्स का। एक्चुअल में sin x अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू क्या 10x होती है, तो मैं यहाँ 10x भी लिख सकता था, और 10x का अवकलन कितना आता है sec स्क्वायर x, तो वो आंसर निकल के भी आ रहा है sec स्क्वायर x। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन 3x, है ना। 3x है ना कि क्यूब x, साइन 3x। हमें y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, कितना होगा। तो वही तरीका अपनाते हैं अपन, श्रृंखला मेथड, और डायरेक्ट करेंगे इस बार, कोई मान के नहीं करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है e की पावर x का, कि e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है। तो एक बार तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि इस बार मैंने इसको कुछ न कुछ मान रखा है। x की जगह क्या ये अकेला काम कर रहा है, फॉर्मूले में यहाँ e की पावर x आता है, तो x की जगह ये पूरा है साइन 3x। तो पहले तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, e की पावर साइन 3x। ऐसे कैसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है। तो e की पावर साइन 3x का अवकलन भी कितना हो जाएगा, e की पावर साइन 3x, है ना। लेकिन साइन 3x को ही तो मैंने अपनी जगह x, अपने मन में x की जगह मान रखा है, इसीलिए साइन 3x का अवकलन और करके पीछे लिखना पड़ेगा। अब साइन 3x का अवकलन करूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला केवल साइन x का होता है, कि साइन x होता तो मैं cos x लिख देता, लेकिन साइन 3x का क्या करूं, तो साइन 3x का फिर से करना पड़ेगा तुम्हें,
वही श्रृंखला नियम से करना पड़ेगा। तो साइन 3x का अगर मैं अवकलन करूँगा तो पहले तो साइन का मुझे पता है कॉस होता है, तो साइन 3x का कितना हो जाएगा कॉस 3x। लेकिन अब मैंने साइन 3x के बजाय क्या मैंने 3x को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मान के किया हुआ है ना, तो इसीलिए अब मुझे 3x का अवकलन और करना पड़ेगा, जो आएगा उसको पीछे इनटू में और लिखना पड़ेगा। श्रृंखला नियम का मतलब यही है कि अंदर अंदर करते चले जाओ जब तक सिंगल चर पे ना पहुंचो। पहले तुमने इसका अवकलन किया जब तुमने इसको कुछ ना कुछ मान रखा था अपनी जगह सिंगल चर x के रूप में या t के रूप में जो भी मानना था, तो वो ऐसे कैसे लिख दिया, और जिसको माना होता है उसका अवकलन करके लिखना पड़ता है पीछे। अब मुझे साइन 3x का अवकलन करके पीछे लिखना पड़ेगा। साइन 3x का अवकलन मैं तब कर पाऊंगा जब मैं 3x को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मान लूँ, है ना, क्योंकि साइन x होता है फॉर्मूले में ना कि 3x। तो अब मैंने अपने मन में 3x को सेट कर रखा है कुछ ना कुछ, तो साइन का कॉस होता है तो साइन 3x का कॉस 3x, लेकिन 3x को मैंने अपने दिमाग में कुछ माना हुआ है, इसीलिए इस 3x का अवकलन करके पीछे और लिखना पड़ेगा। और 3x का x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो कितना आएगा 3, है ना। इस तरह के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जाके हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ है, आंसर आ गया ये वाला, है ना। इन्हीं को तुम इधर उधर करके लिख सकते हो। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करिए y इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन साइन x स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन साइन x स्क्वायर है, ना कि होल स्क्वायर है, केवल x पर स्क्वायर है। इसका हमें अवकलन करना है, मतलब y का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, और अपन डायरेक्ट करेंगे बिल्कुल। तो हमें पता है कि log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, है ना, और ये log x नहीं है बल्कि ये है 1 अपॉन साइन x स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन मुझे अलग से करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, log 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर -1, -2 मत लगा देना क्योंकि ये स्क्वायर x पर है ना कि पूरे पर स्क्वायर है ना, इसीलिए मुझे -1 पूरे पे लगानी है क्योंकि मैं इस पूरे को ऊपर लेके आया हूँ। अब इसका अवकलन करना है मुझे, ठीक है ना, तो करते हैं इधर। पहली बात तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो इसीलिए मुझे इस पूरे को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। x की जगह ये पूरा है ना, फॉर्मूले से अगर मैं कंपेयर करूँ log वाले से, तो इसमें ये जो पूरी राशि है यहाँ से यहाँ तक ये x का काम कर रही है, इसको मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ x ही मान लेता हूँ। तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये पूरा x का काम कर रहा है, तो 1 अपॉन ये यानी कि साइन एक्स स्क्वायर होल पावर -1। लेकिन जिसको मैंने अपने मन में कुछ माना हुआ है उसका अवकलन और करना पड़ेगा अभी, यानी मुझे अभी इसका अवकलन और करना है, और इसका अवकलन करके जो कुछ भी आएगा उसको इनटू में लिखना होता है। तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर -1 का जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे पता है ये चर है पूरा, ये वेरिएबल है और इस पर पावर लगी हुई है, तो पहला वाला फॉर्मूला काम करेगा वेरिएबल पे जब पावर लगी होती है तो इसीलिए इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ना, तो -1 पावर आगे आ गई, और साइन एक्स स्क्वायर पर जितनी पावर थी उनमें से एक कम कर दूंगा, तो साइन एक्स स्क्वायर पे पावर -2 हो जाएगी। अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अब क्या इसको कुछ मान रखा है साइन एक्स स्क्वायर को, है ना, तो मैंने पावर इस पर तो -1 कम करके रख दिया, तो ये आ गया। अभी इसका और करना पड़ेगा और जो आएगा उसको और इनटू में लिखना पड़ेगा। तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन और करना है मुझे। अब मुझे पता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का अभी एक्स स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा। श्रृंखला आप देख रहे होगे कड़ी में कड़ी जुलती चली जा रही है कि पहले मैंने इसको माना, फिर मैंने इसको माना, फिर अब मुझे एक्स स्क्वायर भी कुछ ना कुछ मानना पड़ रहा है। क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में साइन एक्स होता है ना कि एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा। हालांकि इस तरह के आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे फिजिक्स में, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप श्रृंखला नियम थोड़ा सा सीखें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मैं दोबारा से लेके चलता हूँ, हमने इसका अवकलन करना था तो 1 अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले से ये कर दिया, फिर इसको कुछ माना हुआ था तो इसका अवकलन करेंगे, पावर आगे आ गई है और जितनी पावर थी उनमें से एक कम करके लिख दिए। अब साइन एक्स स्क्वायर का करूँगा, यहाँ लिखता हूँ इनटू में, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का लिख दूंगा एक बार तो मैं
कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे एक्स स्क्वायर को अभी भी मैंने अपने दिमाग में कुछ मान रखा है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का और करना पड़ेगा, उसको और इंटू में लिखना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करूँगा तो 2x, अलग करके देख लो, 2 घात है आगे आ जाएगी और 1 कम होके 1 रह जाएगी केवल, यानी 2x आ जाएगा। ये अब कंप्लीट हुआ है, बस इसी को हम सॉल्व करके लिख देंगे, जैसा भी लिख सकते हैं, ये आंसर अपना हो जाएगा। तो देखो इन सब का आपस में गुणा हो रहा है, तो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा आगे, ये लगा दिया माइनस, है ना। 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, ये इंटू में है, ये ऊपर, ये साइन एक्स स्क्वायर की पावर -2 है, तो नीचे ले आता हूँ बट्टे में, साइन एक्स स्क्वायर की पावर +2 हो जाएगी। अब ये देखो साइन एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, तो इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगी, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर, है ना। बस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि मैं साइन एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर काट सकता हूँ, और अब जो आंसर बचेगा वो होगा कितना, -2x कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम श्रृंखला नियम अप्लाई करते हैं। मैंने श्रृंखला नियम आपको ज़्यादा डीप में बता दिया, आपको इस तरह के कम से कम फिजिक्स में तो नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आना चाहिए। श्रृंखला नियम का मतलब क्या था कि हम लगातार जैसे भी अंदर से अंदर चलते जा रहे हैं, जो अवकलन करते जा रहे हैं उनको इनटू में पीछे लिखते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाता है अपना काम श्रृंखला नियम का, और जितने भी फॉर्मूले थे, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे वो फॉर्मूले जो आप फिजिक्स में यूज करोगे ही करोगे। एक भी फालतू का ऐसा फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया जिसका यूज फिजिक्स में ना हो, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 10 फॉर्मूले तो सबको रटे होने चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट मैथ का है, चाहे वायु का है, चाहे 11th का है, चाहे 12th का है ना। सबको ये फॉर्मूले बिल्कुल आने ही चाहिए। इसके बाद हम क्लास में कुछ बातें आगे बढ़ाएंगे।